साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2019 में जो भी क्वेश्चंस आपके पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कैसे उन्हें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, किसने ये कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य। आपको पता होगा कि भारत को भारत के जो संविधान है उसको अलग अलग उसके संविधान के बेसिस पे अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। कुछ उसको टोटली केंद्रीकृत कहते हैं, कुछ अर्धसंघात्मक कहते हैं। ठीक है, तो जो अर्धसंघात्मक था वो बोला था आपके जो फोर्थ ऑप्शन हमारा केसी व्हीलर। ठीक है, जो केसी व्हीलर थे ये एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे या संविधानविद कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भारत है वो एक अर्ध संघात्मक राज्य, जिसको हम क्वासी फेडरल स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्वासी फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट भी हम कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं सबसे कहता हूँ कि जो पंचायत है उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एक क्वेश्चन बनेगा ही आपका। ठीक, आइए देखते हैं। 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अच्छा, आपको पता होगा ये गलत है, फिर भी देख लेते हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, फिर कह रहा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ठीक है, कि जो मध्यवर्ती स्तर है उसमें एक पंचायत होगी। चलिए अब आपको पता होगा कि जो 50% सीटें अनुसूचित जाति, देखिए बिल्कुल लॉजिक बच्चों की तरह लगाइए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये केवल 50% रिजर्वेशन आप कर देंगे तो फिर जनरल या फिर ओबीसी के लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अब होता ये है कि जो आपके रिजर्वेशन है, पहले ये देखा जो हमारा पंचायत का एरिया है वहां पे कितने परसेंट लोग, मतलब पहले ये देखा जाएगा कि वहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, उसके बेसिस पे ही आरक्षण प्रदान किया जाता है। और जो महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान है वो आपका 1/3 है। कितना है? 1/3 है। बट कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रखा है। महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, तो जिसमें आपका बिहार है, बिहार में 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट हमारा गलत हो। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ये कौन से पॉसिबल, ये बताइए। आपको पता होगा कि जो वोटिंग का राइट होता है वो 18+ को होता है और गांव में छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो कैसे उनको आप वोटिंग का राइट दे सकते हैं? तो नहीं, तो एक ऐसा निकाय नहीं है। और मान लीजिए कोई गाँव, उसमें कोई लोग किराए पर रहने के लिए आ गए, तो क्या उनको आप बोलेंगे? नहीं, वो रह सकते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें भी वोटिंग राइट है। जब वोटिंग राइट नहीं है तो फिर वो पंचायत के नागरिक या सदस्य कैसे हो सकते? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो मध्यवर्ती स्तर होता है वहां पे पंचायत की व्यवस्था की गई है। और कैसे की गई आपको पता होगा, अनुच्छेद जो 243D है, जो आपका 243D है, इसका क्लॉज 1 है, उसी के थ्रू मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन कारण वाला है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिकता संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। अच्छा, फिर कह रहा है कारण इसका, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक। ये तो बार बार आप पढ़ रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं। पहला पहला हमारा कह रहा है, कथन कह रहा है कि भारतीय कानूनों का संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता। नहीं, ये गलत है। आपको पता होगा कि जो हमारे केंद्रीय कानून है उसकी संवैधानिकता के बारे में हमारे उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और इसके साथ साथ जो आपके राज्य कोर्ट होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये शक्ति प्रदान है कि वो जो किसी भी केंद्रीय कानून है उसके बारे में अपना वो कमेंट पास कर सके और ये बोल सके कि नहीं ये गलत है, ये सही है संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों को ही प्राप्त है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे ए गलत है, आर सही है। देखिए ए सही, आर गलत, सॉरी ए गलत, आर सही। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को ही प्राप्त है, केवल एक को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और कुछ जगहों पे तो ज्यादा अधिकार हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा। ठीक है, हम देखेंगे उसको आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा भारत में जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि वन लाइन टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये पूछा जाता कि किस सन से मनाया जाता है तो आप बोलेंगे सन 2010 से। सन 2010 से भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ये भी आपका पैट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा आर्टिकल 43A है, ये सारे के सारे डीपीएसपी के पार्ट है। मतलब डीपीएसपी समझ रहे होंगे आप। ठीक है, जो आपको कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, ये सब डीपीएसपी के पार्ट है।
ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल 43A है वो श्रमिकों के प्रबंधन उनके उपक्रमों में जो भी लगे रहते हैं उनके उपयुक्त मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा हमारा आर्टिकल 43A, उनकी को क्या क्या सुविधाएं दी जाए जिस कंपनी में है या जिस फैक्ट्री में है सारे देखा जाता है। अगला कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसका विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू किया जा सकता है, अच्छा यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना से लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी, क्या है लागू नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, हाँ उसका हम हेल्प करता है। आपको पता होगा कि जो आपका प्रस्तावना इसके लिए अलग अलग बात चले हैं, जैसे आपका 1960 में यह आया था हमारा बेरोजगारी वाला, 1960 में, सॉरी मिटाई देता हूँ मैं, 1960 में हमारा बेरोजगारी वाला जो मामला आया था उसमें बोला गया था भाई जो आपका संविधान की प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग नहीं माना था। ठीक है, बेरोजगारी वाले मामले में। बट आपको पता होगा जब 1973 का जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था या वाद था, उसमें सारे के सारे जो पहले के फैसले सारे पलट देगा और ये बोला गया कि जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग है, तथा यह भी निर्णय दिया गया कि जहां जहां भी किसी भी नियम की या किसी भी कानून की भाषा में हमें प्रकाश लेना होगा तो हम संविधान की ही हम जो संविधान की जो प्रियम्बल है हम उसी को मेन मानेंगे। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि कुछ भी होगा जो प्रस्तावना होगा उसी की सहायता से न्यायालय कोई भी कानून की व्याख्या करेगा। ठीक है, आइए तो ऑप्शन हमारे क्या सही है, ये हमारा बी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है। अब जो आपका 162 है, वैसे इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था आपने मतलब मार्किंग से, बट इसका सही आंसर क्या हमारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो आर्टिकल आपका 162 है इसमें किसी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति उसके विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो खुद देख लीजिए आप, कोई राज्यपाल है ही नहीं इसमें। ठीक है, राज्यपाल को कोई अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये बताइए क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती तो है, बट उसको तो राज्यपाल ही करेगा ना। तो ये राज्यपाल, ये शक्ति के विस्तार की बात की जा रही है, शक्ति नहीं। शक्ति कैसे विस्तार, उसको क्या क्या नए नए कार्य दिए जाएंगे कार्यपालिका को, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहेगा। आपको पता होगा इमरजेंसी का टाइम है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारा जो सीएजी है, जो सीएजी बोलते हैं जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनसे अकाउंटिंग, उससे पहले तो जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम वो करते थे, बट इमरजेंसी के बाद से ही उनसे कार्य हटा दिया। उन्हें ये बोला गया कि भैया आप राज्य और केंद्र के आप जो लेखा का परीक्षण आप करिए और कुछ मत करिए। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य में या जाके कैग जो है वो अपना कार्य कर सकते थे। कब से चेंज किया गया आपका ये 1976 से चेंज किया गया। और इसके साथ साथ जो भी केंद्रीय विभाग थे उन्हें ये बोला गया कि भैया अपने खुद के ऑडिटिंग स्टाफ रखो, उनके बेसिस पे अपने अपने जो ऑडिटिंग कराओ। और इसके लिए जो भारतीय सिविल अकाउंट सर्विस थी उसकी सहायता से बोला गया कि सब अपने अपना केंद्रीय काम करेंगे और जो कैग होगा वो सबको एक साथ कंपाइलेशन का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। आपको पता होगा कि जो गांधी जी थे वो नियोजित विकास के बिल्कुल खिलाफ थे। ये बोलते थे कि भैया गांव में ही हम ऐसा विकास स्टैब्लिश करें, हम ऐसी ग्रामीण व्यवस्था स्टैब्लिश करें कि जो गांव के लोग हैं उनको सारी सारी सुविधाएं अपने गांव में ही मिल जाए, सब एक दूसरे पर निर्भर है, जस्ट लाइक द वाटर सिस्टम। तो ये जो अब वो इसके घोर विरोधी थे नियोजित विकास के। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन एक दूसरे को कथन एक, आइए देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। आपको पता होगा कि अब इसमें देखते हैं हमारा कौन सा सही है। आपको पता होगा कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। जो बोला गया है कि भैया धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होंगे और उनके लिए अलग अलग उपबंध किए गए, जैसे शिक्षा को उपबंध है, धार्मिक प्रचार को उपबंध है, बट अल्पसंख्यक वर्ड को स्टेब्लिश किया गया किसको हम अल्पसंख्यक कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक हम किसको कहेंगे ये वर्ड स्टेब्लिश नहीं किया गया है। बस धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बुलाया गया है कि भैया आप शिक्षा में ये आप कार्य कर सकते हैं या फिर अपने धर्म का ऐसे प्रचार कर सकते हैं, ये सब बोला गया। बट किसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा ये नहीं बोला गया। तुम्हारा क्या है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, बट इसकी सही व्याख्या कहाँ कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा ना। ए और आर दोनों सही है बट इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघात्मक व्यवस्था की बात की जा रही है कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया भारत ऐसा एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें आप आ तो सकते हैं बट आप जा नहीं सकते। जैसे अभी देख रहे होंगे पंजाब में खालिस्तानी कहते हैं भैया हमको अलग दो अलग दो,
ये सिस्टम नहीं है हमारे हमारे आइए बट आप जा नहीं सकते हैं। आपको देखेंगे आपने कश्मीर वाले कितना हल्ला किया, आर्टिकल 370 हमने हटा ही दिया। तो आप हमसे मिल सकते हैं, नए राज्यों का आगमन कर सकते हैं, बट हम से आप अलग नहीं हो सकते। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है अलग होने की वकालत मात्र करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप अगर आप चिल्लाएंगे, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले स्टार्ट हुए थे, अगर आप अलग होने की वकालत करेंगे तो फिर आप के ऊपर तो भाई केस होगा ना, बहुत सी चीजें होंगी, तो ये गलत है। ठीक है, आप कैसे, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 91A है, आर्टिकल 91A है, आर्टिकल 91 90 सॉरी आर्टिकल 90 का क्लॉज 1, ठीक है, इसका भी ए कि वाक स्वतंत्रता तो है, सारी स्वतंत्रता आपको। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी को गाली दे देंगे या फिर आप कहेंगे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये सब नहीं एलिजिबल है। ठीक है, और आप चाहेंगे कि आपको सुरक्षा मिले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए सही है, बी गलत है, सॉरी ए सही है, एक गलत है, दो गलत, एक सही दो गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ए। थोड़ा अभी जोश में आता है कभी कोई। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बिल्कुल राज्य सूची का विषय है कि भैया कि सभी स्वस्थ रहे, और जो भी हमारे पब्लिक सैनिटेशन होता है उसका जो ध्यान रखने का काम वो राज्य सूची का है। ठीक है, जनगणना, बिल्कुल जनगणना जो है केंद्र सरकार वो केंद्र संघ सूची का है। जनगणना जो है वो संघ सूची का है, और बोला जाता है कि जनगणना का जो कार्य है वो आपका संघ या केंद्र सरकार ही कराती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, नहीं, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो आपका फोर्थ सूची में, कौन सी सूची में है? फोर्थ सूची में है, वो आपका द्वितीय सूची में नहीं है। ठीक है, कौन सी सूची में है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो चौथी सूची में, इसको याद रखेंगे आप। हाँ, दल बदल कॉलोनी बिल्कुल 10वीं सूची में। आपको पता होगा कि भाई ये जब देखा गया कि बार बार नेतागण यहाँ से इस पार्टी से उस पार्टी कूद रहे हैं, फिर दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा छूट गया है। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट आपको पता होगा जो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हमारे? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ठीक है, जब 12वीं की बात करें तो वहाँ 18 विषय दिए गए, उसको भूल जाइए। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपके? 29 विषय हैं, जो पंचायतों को कार्य करने के लिए दिए गए। और कब दिया गया था ये? जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, उसी के थ्रू 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को दिए गए कार्य करने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आइए, यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ये तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला सही हमारा कि 19 पहले भी हमारा ऐसी बात है, पीएमओ ऑफिस था बट वो किसी और नाम से था। ठीक है, वो उसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहते थे, बट इमरजेंसी के बाद 1976 के बाद एक जो नया पीएमओ कार्यालय बनाया गया, ठीक है, वो आपका 1977 में बनाया गया। ठीक है, तो सही है। फिर क्या है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? नहीं, जो आपका पीएमओ ऑफिस होता है उसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता, उसका प्रधान जो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हिंदी मुझे नहीं पता, हाँ प्रधान सचिव हो जाएगा, प्रधान सचिव। और हिंदी में क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है इसका, वो सचिव इसका प्रधान होता है। याद रखिए, कैबिनेट सचिव नहीं, कौन? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चलिए सॉरी, देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा सही है? केवल हमारा एक सॉरी, ये क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा सही है, तो केवल एक सॉरी अश्वन में गलत लग गया, यहाँ पे केवल एक कर लीजिएगा। इसमें केवल ऑप्शन एक सही है। क्या होगा? केवल ऑप्शन एक ही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन एक सही है। ठीक है, ये ऑप्शन एक मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, बट किस राज्य में लागू होते हैं? तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है, इसके जो प्रावधान होते हैं वो 4 ही राज्यों में लागू होते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके थ्रू बोला गया है कि जो भी इस टाइप ये जो 4 राज्य हैं, ठीक है, इनको बोला गया है कि भैया आप छठी अनुसूची के थ्रू आप स्वायत्त जिला परिषद, इनके अंदर क्या होगा, मतलब पेन को धीरा कर लेता हूँ, स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था की गई, जिसके थ्रू हाँ केवल 4 राज्य। कौन से? मैंने तो टिक से याद किया, असम, मेघा, मिजो, त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघा मतलब मेघालय, मिजोरम, मिजो, त्रिपुरा। ये मेरा याद करने का तरीका था, असम, मेघा, मिजो, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसमें है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सही है, टू हैव विद द बॉडी विद, ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है परमादेश, परमादेश के लिए क्या है? वी कमांड, ये भी सही है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों दे सकते हैं। प्रतिषेध के लिए बोल रहा है टू बी सर्टिफाइड, अच्छा ये डाउट वाला है। फिर कह रहा है अधिकार परीक्षा, ये क्या है?
बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। आपको पता होगा जो प्रतिष्ठित वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है, उत्प्रेक्षा को बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेक्षा को क्या बोलते हैं हम, टू बी सर्टिफाइड। यहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा होता तो सही हो जाता, अदरवाइज ये क्या है, गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। आपको पता होगा जो धन विधेयक बार बार आप देख ही रहे हैं, जो आर्टिकल हमारा 110 है, सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। जो आर्टिकल 110 मतलब आर्टिकल 110 के थ्रू धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और बोला जाता है कि जो आर्टिकल 110 का 110 का एक क्लॉज है, उसी में आपका मनी बिल के बारे में बोला गया है। और जो हाँ, जो मनी बिल को जो कौन घोषित करेगा मनी बिल है कि नहीं, ये काम हमारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वही जब हस्ताक्षर करेगा तो बोलेगा हाँ ये मनी बिल है या नहीं है, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि मनी बिल है। ठीक है, और हाँ, जो मनी बिल का प्रावधान है, इसमें जो टोटली पावर है वो केंद्र सरकार, वो आपकी लोकसभा की होती है, इसमें राज्यसभा की बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। हाँ, जब कोई भी मनी बिल आपका पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपना उसमें जो भी संशोधन करवाना हो या कुछ अपने कमेंट्स देने वो देती है। ठीक है, बट जो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और जरूरी नहीं कि जो भी कमेंट्स देंगे उसको लोकसभा मानेगी, नहीं, याद रखिएगा 14 दिन के अंदर उनको वापस भी करना होता है अपने सुझाव देके, और सुझाव को मानना ना मानना वो आपका लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो आपका मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में। ऑप्शन को याद रखिएगा कहाँ है, मैसूर में। ठीक है, चलिए इस तरह जो भी करीब 18 क्वेश्चन पूछे गए थे हमने देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।